जय हिंद साथियों, एक नए वीडियो के साथ हम आपका शिक्षा दृष्टि चैनल में स्वागत करते हैं। साथियों, हमने पहले ही बताया था कि अधिगम के सिद्धांत और बाल विकास से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ प्रश्नों को लेकर हम शीघ्र प्रस्तुत होंगे। उसी की श्रृंखला में अधिगम के सिद्धांत और बाल विकास से संबंधित 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। इन प्रश्नों के 4 उत्तर हैं और उसमें से कोई एक उत्तर सही है। इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया था थॉर्नडाइक का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रियक सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांतों के अंतर्गत पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत हमने देखा था, स्किनर्स का क्रिया प्रसूत सिद्धांत या सक्रिय अनुबंध सिद्धांत और विकास के कुछ नियम, सिद्धांत और उसको प्रभावित करने वाले कारक। इसी में से 20 प्रश्न चुने गए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत किस पर बल देता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, व्याख्यान पर, खेल पर, मशीनीकरण पर और तर्क पर। अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव का सिद्धांत है, जिसमें हमने देखा था जो इसका मुख्य सार है कि किसी भी क्रिया को जब हम बार बार करते हैं, दोहराते हैं, तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। इसके अनुसार अधिगम उद्दीपन अनुक्रिया के संबंध से होता है और ये जो सिद्धांत है ये व्याख्यान पर या खेल पर ये न होकर जब हम बार बार दोहराते हैं, पुनरावृत्त करते हैं, तो अस्वाभाविक उद्दीपन से वही क्रिया मिलती है। तो ये जो हमारा उत्तर होगा, ये हमारा उत्तर मशीनीकरण पर ये सही होगा, क्योंकि मशीन भी वही काम करती है। या यांत्रिकरण, इसका एक ऑप्शन ये भी होता है, यांत्रिकरण। यांत्रिकरण से भी आप अगर उत्तर आता है तो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो उत्तर होगा मशीनीकरण होगा। यह हमारा पहला प्रश्न हुआ। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत किस पर प्रभाव नहीं डालता या किस पर प्रभाव इसका नहीं पड़ता है? अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव का सिद्धांत है, अभी हमने पिछले प्रश्न में भी पढ़ा था। इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिशुओं पर, बालकों पर, प्रौढ़ या परिपक्व पर और किशोरों पर, ये तो 4 ऑप्शन हैं। अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत, जैसा कि अभी हमने बताया कि ये बार बार दोहराने से अस्वाभाविक उद्दीपक वही प्रतिक्रिया देता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। लेकिन ये कार्य शिशुओं पर, बालकों पर शैशवावस्था में हम देखते हैं, जब कोई कार्य करते हैं तो हम देखकर सीखते हैं, बाल्यावस्था में भी देखकर सीख जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारा मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। किशोरावस्था में भी हम अनुक्रिया करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अपने मानसिक शक्तियों का भी प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो दोहराने वाला कार्य है वो प्रौढ़ और परिपक्व, ये जो ऑप्शन है तीसरा, प्रौढ़ और परिपक्व होने पर हम देखकर, केवल नकल करके न सीखकर, हम अपने मानसिक शक्तियों का अधिकतम प्रयोग करके सीखते हैं, अनुभव के द्वारा सीखते हैं। तो जो अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत में
मशीनीकरण का कार्य होता है, यांत्रिकरण का कार्य होता है, उसको हम न मानते हुए हम अपने अनुभव के द्वारा सीखते हैं, तर्क के द्वारा सीखते हैं, अपने मानसिक शक्तियों की सहायता से सीखते हैं। तो परिपक्व और प्रौढ़ जो ये हमारा तीसरा ऑप्शन है, ये परिपक्व और प्रौढ़, इस पर अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आइए हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। मुझे कोई बालक दो, उसे जो चाहे बना सकता हूँ। किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा, हमारा पहला ऑप्शन है। दूसरा पावलोव, तीसरा थॉर्नडाइक और चौथा वाटसन। कोई भी बालक दो, उसे जो चाहे बना सकता हूँ। इसका मतलब शिक्षक जैसा चाहे वैसा अपने शिष्य को बना सकता है। इसमें जो हमारा सही उत्तर है वह है वाटसन। वाटसन सही उत्तर है। वाटसन, ये प्रश्न एक और रूप में बनता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हम लेकर आए हैं। अगर ये प्रश्न ऐसे दिया जाए कि मुझे कोई बालक दो, उसे जो चाहे बना सकता हूँ, इसमें वंशानुक्रम का प्रभाव है या वातावरण का? तो निश्चित रूप से इसमें वातावरण सही होगा। वातावरण, जैसा चाहे शिक्षक अपने छात्र को बना सकता है। मनोवैज्ञानिक वाटसन, बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, बालकों में आवृत्ति विकास में सहायक सिद्धांत कौन सा है? आवृत्ति विकास, हम कैसे एक अच्छी सोच पैदा कर सकते हैं अपने शिष्यों के अंतर्गत, बच्चों के अंतर्गत, बालकों के अंतर्गत? हमारा पहला ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि, अभ्यास के नियम। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, आपने पढ़ा है। अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव का सिद्धांत है, जिसको हम शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, यह भी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का दूसरा नाम है। और अभ्यास के नियम, ये भी थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। इसमें आवृत्ति का विकास हम कैसे कर सकते हैं? जब हम कोई कार्य बार बार दोहराते हैं, हम करते हैं और उसका प्रभाव ये पड़ता है कि अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही कार्य करने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक करता है। तो इसमें जो हमारा उत्तर सही होगा वह अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत, ये जो पावलोव का सिद्धांत है, अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत, ये अभिवृत्ति के विकास में सहायक होता है, ध्यान देना है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, बच्चों में अक्षर विन्यास और गुणों का विकास किस सिद्धांत पर आधारित है? अक्षर विन्यास और गुणों का विकास, चार ऑप्शन दिए गए हैं। प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और तत्परता का सिद्धांत या नियम। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं, कौन सा उत्तर सही होगा। अक्षर विन्यास और गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है बालकों के अंतर्गत? सही उत्तर इसमें बताइए। अक्षर विन्यास या गुणों का विकास करने के लिए आप सब जानते हैं हमको बार बार अभ्यास करना होता है, बार बार हम कोई कार्य दोहराते हैं।
जब हम बार बार उसको रिपीट करते हैं तो धीरे धीरे वह गुण हमारे अंदर पैदा हो जाता है। वर्णमाला का ज्ञान कराते हैं, बार बार हम लिखाते हैं बच्चों से, और धीरे धीरे वह कौन सा अक्षर कैसे लिखा जाए, किस अक्षर के बाद कौन सा क्रम आएगा, ये सब गुण उसके अंदर विकसित हो जाता है। इसके लिए हम अनुबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत, ये जो पावलोव का सिद्धांत है, ये हमारा उत्तर सही होगा, क्योंकि इनके सिद्धांत में हम बार बार कोई चीज़ दोहराते हैं तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। दोहराने वाला कार्य इसमें होता है, तो ये हमारा उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न, सीखना संबंध स्थापित करना है और यह कार्य मस्तिष्क करता है। सीखना संबंध स्थापित करना है किसने कहा, और यह कार्य मस्तिष्क करता है। तो सबसे बड़ी इसमें जो विशेषता है वो संबंध की बात आती है। संबंध स्थापित करना है और ये संबंध मस्तिष्क करता है। संबंधवाद, साहचर्यवाद, संयोजनवाद, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, यह सब थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है इसके कई नाम हैं, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के। तो सीखना संबंध स्थापित करना है, यह थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। इसको हमने पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप सब उसको देखकर और अच्छे से समझ सकते हैं। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी इन्होंने, इसी का दूसरा नाम है। और साथ साथ इन्होंने सीखने के प्राथमिक और गौण दो नियम बताए। प्राथमिक नियम बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने बताया था प्रयास का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, ये 3 नियम था। प्राथमिक नियम सीखना संबंध स्थापित करना, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग ये किसे कहा जाता है, किस सिद्धांत को, किसके द्वारा दिया गया है। इसमें भी बॉन्ड शब्द आ रहा है, ध्यान देना है। संबंध, बॉन्ड, यह सब थॉर्नडाइक के सिद्धांत में आता है। और सीखने के संबंध सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, थॉर्नडाइक का। ध्यान में रखना है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्किनर का प्रयोग किस जीव पर हुआ। इसमें जीव कौन सा है जिस पे इनका प्रयोग हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्ली, कबूतर, कुत्तों पर या बंदर पर। स्किनर का प्रयोग, जिसको हम इनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत सिद्धांत के नाम से जानते हैं या सक्रिय अनुबंध सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्रिया प्रसूत या सक्रिय, ये जो इनका प्रयोग था ये कबूतर पर हुआ था, ध्यान देना है, कबूतर। इसके अलावा ये सफ़ेद चूहों पर भी अपना प्रयोग किए थे, सफ़ेद चूहों पर, ध्यान देना है, सफ़ेद चूहों पर और कबूतर पर स्किनर का प्रयोग हुआ था। क्रिया प्रसूत सिद्धांत या सक्रिय अनुबंध सिद्धांत इनके सिद्धांत का नाम है। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न आता है।
9वां प्रश्न स्क्रीन पर जो दिया गया है वह है, विश्व की पहली मनोविज्ञानशाला स्थापित हुआ। पहली मनोविज्ञानशाला किसने किया था और कहाँ किया था? 4 ऑप्शन है, विलियम वुंट, वाटसन, स्किनर और फ्रायड। इसका कौन सा उत्तर सही होगा? कमेंट बॉक्स में आप जल्दी उत्तर दे सकते हैं। विलियम वुंट, विलियम वुंट का नाम आता है। पहली मनोविज्ञानशाला स्थापित करने का श्रेय विलियम वुंट को जाता है। इन्होंने जर्मनी में पहली मनोविज्ञानशाला की स्थापना की थी। विलियम वुंट, ये उत्तर सही होगा। विश्व की पहली मनोविज्ञानशाला स्थापित किया जर्मनी में विलियम वुंट ने। ये हमारा 9वां प्रश्न था। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न, मनोविज्ञान संप्रदाय की नींव कौन रखा? मनोविज्ञान संप्रदाय की नींव, उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी। पहला ऑप्शन है फ्रायड, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है विलियम वुंट और चौथा है विलियम जोन्स। इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? मनोविज्ञान संप्रदाय की नींव, अभी हमने एक प्रश्न किया कि पहली मनोविज्ञानशाला और सर्वप्रथम मनोविज्ञान संप्रदाय की नींव। इसमें भ्रम होता है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, भ्रमित हो जाते हैं सब। इसमें जो पहला ऑप्शन है फ्रायड, ये उत्तर सही होगा। सबसे पहले मनोविज्ञान संप्रदाय की नींव रखने वाले मनोवैज्ञानिक फ्रायड, जिसका सिद्धांत हम पढ़ते हैं, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देखकर इनके सिद्धांत को समझ सकते हैं। फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मन की कौन कौन सी स्थितियां हैं, मस्तिष्क कौन कौन सी स्थितियां हैं, इसमें समझाया गया है। फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत, मनोविश्लेषण, ध्यान देना है, परीक्षाओं में ये भी पूछता है कि फ्रायड के सिद्धांत का नाम बताइए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न स्क्रीन पर है, 20वीं सदी में व्यवहारवादी संप्रदाय के जन्मदाता। इसमें व्यवहारवादी संप्रदाय को पूछा गया है। व्यवहारवादी संप्रदाय के जन्मदाता 4 ऑप्शन, स्किनर, वाटसन, इसको ध्यान दीजिए, ये है वाटसन, मैकडोनल, फ्रायड। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सही उत्तर होगा व्यवहारवादी संप्रदाय के जन्मदाता ये थे जे.बी. वाटसन। जे.बी. वाटसन, ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, याद रखना है। जे.बी. वाटसन 20वीं सदी में व्यवहारवादी संप्रदाय के जन्मदाता जे.बी. वाटसन। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, 20वीं सदी में प्रयोजनवादी संप्रदाय के जन्मदाता। इसमें हमको प्रयोजनवादी संप्रदाय के जन्मदाता बताना है, कौन थे? पहला ऑप्शन है वाटसन, दूसरा विलियम मैकडोनल, तीसरा फ्रायड और थॉर्नडाइक। प्रयोजनवादी संप्रदाय के जो जन्मदाता हैं वह है विलियम मैकडोनल, दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रयोजनवादी, व्यवहारवादी के वाटसन और प्रयोजनवादी के विलियम मैकडोनल, ध्यान देना है, भ्रमित नहीं होना है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न स्क्रीन पर, और ये प्रश्न है, अभिक्रमित अधिगम किस पर आधारित है?
अभिक्रमित अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित है? ये उत्तर आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर बता सकते हैं। अभिक्रमित अधिगम ऑप्शन है उद्दीपन, क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर, तत्परता पर या अभ्यास पर। अभिक्रमित अधिगम ये बार बार पूछा जाता है, शैक्षिक तकनीकी में भी ये आता है। तो ये क्रिया प्रसूत अनुकूलन किसका है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन स्किनर क्रिया प्रसूत अनुकूलन, ये अभिक्रमित अधिगम क्रिया प्रसूत अनुकूलन या दूसरा नाम इसका सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, इस पर आधारित है। इसमें हम कोई कार्य करते हैं, गलतियों का सुधार करते हैं और पुनर्वलन की सहायता से हम कार्य को सक्रियता से करते हैं। पुनर्वलन को इसमें ज़्यादा महत्व दिया गया है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन स्किनर ने कबूतर और सफ़ेद चूहों पर अपना प्रयोग किया था, और पुनर्वलन जब मिलता है तो पुनर्वलन हमको कार्य करने में सक्रियता देता है, हमने पढ़ा था। साथ साथ यह भी हमने बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप पढ़ सकते हैं। सिद्धांत विस्तृत रूप से पढ़ाया गया है। यह हमारा जो पुनर्वलन है, रिफोर्समेंट, यह पुरस्कार के रूप में हो सकता है, परिणाम के रूप में हो सकता है, दंड के रूप में भी हो सकता है। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर। चौदहवां प्रश्न, परिप्रश्न अधिगम। ये प्रश्न ध्यान देना, परिप्रश्न अधिगम किसके विकास में सहायक है? परिप्रश्न शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या सृजनशीलता। परिप्रश्न क्या है, इसको पहले समझना है। बहुत से छात्र इसमें भ्रमित हो जाते हैं। परिप्रश्न क्या है? जब हम कोई प्रश्न बार बार अपने शिक्षक से करते हैं, बार बार हम दोहराते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जब एक छात्र अपने शिक्षक से करता है तो उसको हम कहते हैं परिप्रश्न। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने की कला या गुण ये परिप्रश्न है, और इसके द्वारा सृजनशीलता का विकास होता है। सृजनशीलता, क्रिएटिविटी, जो छात्र क्रिएटिव माइंड के होते हैं वो बार बार प्रश्न करते हैं। विशेष करके बाल्यावस्था में ये गुण बालकों में देखा जाता है। सृजनशीलता, बार बार प्रश्न करते हैं। छात्र अगर शिक्षक से बार बार प्रश्न करता है तो परिप्रश्न अधिगम कहा जाता है। ये सृजनशील बालकों की एक पहचान है, गुण है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न है पुनर्वलन या सबलीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये भ्रम वाला प्रश्न होता है। उत्तर बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा है क्रो एंड को, तीसरा वाटसन और चौथा क्लार्क एस हल। 4 ऑप्शन दिए। पुनर्वलन और सबलीकरण सिद्धांत या पुनर्वलन या सबलीकरण सिद्धांत, ये स्किनर और क्लार्क, इसमें क्रो एंड क्रो इसको आप हटा सकते हैं, वाटसन हटा सकते हैं। स्किनर ने पुनर्वलन को महत्व दिया और क्लार्क हल ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया। तो इसमें उत्तर होगा
क्लार्क, यस, हल। ये उत्तर सही है। ध्यान देना है। पुनर्वलन या सबलीकरण सिद्धांत, जिसमें पुनर्वलन का सिद्धांत दिया गया है। भ्रमित नहीं होना है। बहुत से लोग स्किनर को सही मान के टिक कर देते हैं। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक अधिगम। प्रयोगात्मक अधिगम के अधिवक्ता कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक, प्रयोजनवादी, यथार्थवादी। इसमें यथार्थवादी और प्रयोजनवादी इसको पहले हटा दीजिए। मनोविज्ञान में जो अधिगम के सिद्धांत दिए गए हैं उसमें व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है। प्रयोगात्मक अधिगम ये संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक इसको दिए थे। हमने संज्ञानात्मक और क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत बताया था अधिगम के सिद्धांत पढ़ाते समय। इसमें कोहलर का आता है नाम, कोटलेविन का नाम आता है। ये संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक प्रयोगात्मक अधिगम पे ज़्यादा जोर देते हैं, इसलिए हम इनको प्रयोगात्मक अधिगम के अधिवक्ता कर सकते हैं। 2008 में ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक प्रयोगात्मक अधिगम के अधिवक्ता कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न। ये है, बालक की आदतों में सुधार और गलतियों को कम किया जा सकता है। किसके द्वारा? किस सिद्धांत के द्वारा? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अनुबंध सिद्धांत, सूझ के सिद्धांत से या क्रिया प्रसूत के सिद्धांत से। बालक की आदतों में सुधार और गलतियों को कम करने के लिए हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को पढ़ते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसमें थॉर्नडाइक ने बताया है कि प्रयास और त्रुटि के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा हम कार्य प्रारंभ करते हैं और जो उसमें त्रुटि होती है उसमें सुधार भी करते चलते हैं, और धीरे धीरे स्थिति आती है हम गलतियों में सुधार करते करते हम वह गुण सीख जाते हैं जिसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो आदतों में भी सुधार गलतियों को दूर करके किया जा सकता है। यह उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, इसमें बताया गया है। लिंक इसका भी दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एक ही सिद्धांत के अलग अलग नाम हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न, कौन सा सिद्धांत पावलोव के अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत से संबंध रखता है? पावलोव के अनुबंध सिद्धांत, जिसको हम शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। पावलोव का अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत किससे संबंध रखता है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो थॉर्नडाइक का है, क्रिया प्रसूत स्किनर का है, पुनर्वलन का है सिद्धांत जो हल का है, और सूझ जो कोहलर का सिद्धांत है। सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए सीखने के। पावलोव के सिद्धांत थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंध रखते हैं, इसमें भी संबंध स्थापित होता है और पावलोव के अनुबंध सिद्धांत में भी संबंध स्थापित होता है। थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या प्रयास त्रुटि सिद्धांत जो हम पढ़े हैं वो पावलोव के सिद्धांत से संबंध रखता है। ये भूलना नहीं है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न,
स्क्रीन पर बालक का विकास होता है, ये लंबवत होता है, वर्तुलाकार, क्षैतिज या कोई नहीं। ये प्रश्न हमने बार बार रिपीट किया था पढ़ाते समय। बालक का विकास के जो सिद्धांत हैं, विकास के जो नियम बताए गए हैं, उसमें हमने बताया था कि बालक का विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। दूसरा ऑप्शन सही है, बालक का विकास वर्तुलाकार होता है, भूलना नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर 20वां प्रश्न और इस प्रश्नावली श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, विकास का क्रम होता है। विकास के नियम पढ़ाते समय यह भी बताया गया था, विकास का क्रम। इसमें पूछा गया है सिर से पैर की तरफ, सन्निकट से दूरस्थ की तरफ, दोनों, या पैर से सिर की तरफ। इसमें सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या सही होगा। बार बार हमने रिपीट किया था, विकास का क्रम सिर से पैर की ओर, सन्निकट से दूर की ओर, ये दोनों ऑप्शन सही है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन जिसमें दोनों दिया है, ये उत्तर सही होगा। सिर से पैर की तरफ हमने बताया था कि बालक का जो विकास होता है, सबसे पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद धड़ का विकास होता है, भुजाओं का विकास होता है और फिर उंगलियों का विकास होता है। सिर से पैर की तरफ जब हम बढ़ते हैं, सिर, उसके बाद धड़ और उसके बाद पैर, ये विकास का क्रम है। सन्निकट में सबसे पहले हम पेट के भाग का विकास होता है और पेट के भाग के बाद फिर भुजाओं का विकास होता है, धड़ का विकास, भुजाओं का विकास और लास्ट में हाथों की उंगलियों का विकास होता है। हमने बताया था विकास का ये क्रम है, सिर से पैर की ओर, सन्निकट से दूरस्थ की ओर। तो ये ऑप्शन सही है, भूलना नहीं है। ये हमारा 20 प्रश्न हुआ, 20 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी हुई। महत्वपूर्ण प्रश्न बाल विकास से संबंधित और अधिगम के सिद्धांतों से संबंधित ये 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। बार बार इसका आप अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए और सीखते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर उसको सब्सक्राइब करवाइए। देखने के लिए, पसंद करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।